थैंक यू। ठीक है, तो पेपर करेंसी थी, पेपर करेंसी पहले मेटालिक करेंसी थी, उससे पहले कमोडिटी करेंसी थी, उससे पहले बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम में दो लोग, मतलब जो लोग होते थे आपस में एक्सचेंज करते थे, जो भी उनके पास होता था, वह जो भी वस्तु उनके पास होती थी उसका एक्सचेंज करते थे। ठीक है, जैसे पर्सन ए है, पर्सन बी है, एक इंसान ए नाम का, एक इंसान बी नाम का है, एक उगाता है आलू, एक उगाता है टमाटर। तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, आलू वाला जो पर्सन ए है वो पर्सन बी को आलू दे देगा, और पर्सन बी पर्सन ए को क्या दे देगा, टमाटर दे देगा। तो इनका क्या हो जाएगा, आपस में सामान का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, मगर इसमें कुछ परेशानियां थी, जैसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सपोज अगर ऐसा हो कि पर्सन ए के पास आलू है, पर्सन बी के पास टमाटर है, मगर जो पर्सन बी है उसको आलू नहीं चाहिए, मतलब पर्सन ए को चाहिए टमाटर। इसको मैं मिटाना पड़ेगा, बताता हूँ फिर से, रुक जाओ। जैसे पर्सन ए को चाहिए टमाटर, मगर पर्सन बी को आलू नहीं चाहिए, पर्सन बी को चाहिए क्या, मैंगो। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रेड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, जो ए की आवश्यकता है और जो बी की आवश्यकता है, इनका संयोग नहीं हो रहा है, मतलब कोइंसिडेंटली मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकताओं का संयोग नहीं हो रहा है। तो जब तक आवश्यकताओं का संयोग नहीं हो पाएगा, मतलब एक दूसरे की आवश्यकताएं मैच नहीं करेंगी, तब तक क्या हो पाएगा, इनके बीच का ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो पहला समझ में आ गया। ठीक है, अब जब आवश्यकताओं को, मतलब इनके बीच में ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो ये जो बी पर्सन है, टमाटर वाला पर्सन है, अब ये ढूंढने जाएगा कि आम वाले को ढूंढने जाएगा, जिसके पास आम होगा उसको ढूंढने जाएगा ये। तो जब ये ढूंढने जाएगा ना आम वाले को, ताकि अपना टमाटर किसको दे दे और आम किससे ले ले, तो जब ये ढूंढने जाएगा तो उसका जो सर्च कॉस्ट है, ढूंढने की जो खोज है, खोज में जो लागत लगेगी वो भी हो जाएगा। मतलब वो ट्रक लेगा, ट्रक में टमाटर डालेगा, फिर टमाटर से दिल्ली से जाएगा मुंबई, मुंबई से जाएगा पटना, तो उस समय उससे क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा सामान, मतलब आने जाने में पैसे लग जाएंगे। तीसरा ये है कि जब जो चीजें होती है ना खाने पीने की, वो क्या होती है, पेरिशेबल होती है, खराब हो जाती है वो रखे रखे, मतलब 3-4 दिन में खराब हो जाती है, और वो ट्रैवल करेगा चीजें खराब हो जाएगी। ये भी नुकसान है बार्टर सिस्टम का। अगला नुकसान है स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है। बार्टर सिस्टम में क्या हो पाता है, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है। जैसे देखो, अच्छा समझ में आ रहा है ऐसे, हाँ हाँ करते रहना, ठीक है। बार्टर सिस्टम में स्पेशलाइज नहीं हो पाता है, कैसे नहीं हो पाता, जैसे को देखो, ये पर्सन है बी, अब इसको भैया आम, मतलब इसे पहले चाहिए था आलू, तो उसने क्या करा, एक साल इसे आलू में परेशानी है, तो उसने क्या करा, अगले साल आलू उगा लिया। अब इसे अगले साल चाहिए टमाटर, अब टमाटर के लिए वो परेशान हो रहा, तो वो क्या हो रहा है, अब वो आलू भी उगा रहा है, अब वो टमाटर भी उगा रहा है, अब वो मैंगो भी उगा रहा है, वो 3-3 फसलें उगा रहा है। जब कोई इंसान बहुत सारे काम करता है तो वो एक चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो पाता है। मेरी बात समझ रहे हो, जब वो बहुत सारे काम, मतलब एक, मतलब 2 से 3 फसलें लगा रहा है, तो स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा उस काम में। और जब वो स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा तो मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि सर खेती में क्या स्पेशलिस्ट होगा कोई इंसान, खेती में स्पेशलिस्ट मतलब फसल उगाने में ज्यादा पानी खर्च कर रहा है ये अभी भी। आजकल पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अगर ये स्पेशलिस्ट हो जाता अगर किसी चीज में, तो ये पानी कम खर्च करता, ये जो प्रोडक्शन ज्यादा करता, मतलब कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता। इस तरीके से स्पेशलिस्ट हो सकता था। मगर इसने क्या करा, स्पेशलिस्ट ना होके इसने क्या करा, बहुत सारी क्रॉप्स उगाने शुरू कर दी। और सही भी बात है, क्रॉप्स उगानी चाहिए, जब ये इतना परेशान हो रहा है तो उगाना चाहिए। तो ये परेशानी थी बार्टर सिस्टम की। बार्टर, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये सब किसी किताब में नहीं लिखा इकोनॉमिक्स की, पर ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। आप जब 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना आपकी इकोनॉमिक्स की, मैक्रो जो किताब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं, है ना। तो उसमें बार्टर सिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम में परेशानियां आ गई, तो अब बार्टर सिस्टम से चेंज होना पड़ेगा अपने, है ना। बार्टर सिस्टम के बाद क्या हो गया, कॉमोडिटी मनी आ गई। पेपर मनी में क्या होता था, हम पेपर देते थे, मतलब ये जो पैसा देते हैं और कोई सामान लेते हैं। मेटालिक मनी में हम क्या देते हैं, ये जो सोना चांदी देते हैं और क्या लेते हैं, जो भी सामान चाहिए हम वो ले सकते हैं। कॉमोडिटी मनी में हम ये कॉमोडिटी देंगे, ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु देंगे और जो सामान चाहिए वो लेंगे। पर इसमें परेशानी आ गई, इस जो कॉमोडिटी मनी वस्तु मुद्रा में परेशानी आ गई कि अब लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। अब लोग क्या करने लगे, ये जो कॉमोडिटी है ना, ये वस्तु, ये सिप्पी बोलते हैं शायद इसे,
और ये है वेल का दांत। इसको ढूंढने चले जाते थे, समुद्र में ढूंढने चले जाते थे, खेती वेती कोई नहीं करता था, क्योंकि खेती करने से कोई फायदा है नहीं, बस ये ढूंढो, मतलब ये जितने सिप्पी जिसके पास रहेगा उतना वो अमीर होगा, है ना। तो ये काम करना शुरू कर दिया। अब कोई खेती नहीं करेगा तो फिर वो जो कल्चर है वो खराब हो ही जाएगा। तो ये परेशानियां लगी कॉमोडिटी मनी में, ठीक है। अगर कभी बाढ़ आ जाए, कभी सुनामी आ जाए, तो समुद्र का पानी कहाँ पे आ जाता था? जमीन में आ जाता था। और जमीन में जब पानी आता था तो बहुत सारी सिप्पियां लेके आता था, तो इनकी इकोनॉमी वहीं खराब हो जाती थी। फिर उसके बाद आता है मेटालिक मनी। ठीक है, मेटालिक मनी में क्या होता है, सोना और चांदी होता है, मतलब ये मेटल होते हैं, उससे ट्रेड करा जाता है, मतलब उसको दो और जो भी सामान लेना है वो ले लो। पर इसमें परेशानी ये आ गई कि अब सोना चांदी क्या है ना, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, मतलब एक फिक्स अमाउंट में। मगर जो लोगों की पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सोना चांदी उतना नहीं बढ़ पाया जितना पॉपुलेशन बढ़ गई थी, है ना। इसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि सोना चांदी ज्यादा बढ़ नहीं पाया और पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, तो जो लिंक होता है ना वो नहीं बन पाया। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दूं तो 100 साल में सोना 4 किलो से 6 किलो हो पाया, मगर पॉपुलेशन 4 से 100 हो गई। ठीक है, तो फिर जो सोना और सोना बराबर नहीं हो पाया पॉपुलेशन के, तो गरीबी बढ़ने लगी थी। इसलिए फिर अगली चीज की खोज करनी पड़ी। पहला कारण तो ये हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज्यादा। दूसरा कारण ये हो गया, इसको ट्रेड करने में बड़ी परेशानी होती थी। ट्रेड करने में परेशानी मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी परेशानी होती थी सोना चांदी को, क्योंकि बहुत भारी होते हैं। और पहले कोई बड़े बड़े शिप तो होते नहीं था कि इंजन में मतलब जो इंजन वाले शिप तो होते नहीं थे कि इंजन है तो आराम से धक्का मार के ले जाएगा। पहले तो वो कपड़ा होता, पहले तो जहाज में कपड़ा होता था, उसको उसमें उससे ही चलता, हवा से चलता था पहले, है ना, शिप। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी परेशानी होती थी। सोना और चांदी को भारी होते थे बहुत सारा, भर भर के ले जाने में परेशानी होती थी। तो आप लोगों ने केजीएफ देखी होगी तो केजीएफ में भी देखा होगा आपने, एक बुरा उसने भर के सोना रखा था, पर उसको उसको उसके पास तो जो शिप था वो तो अच्छी क्वालिटी का था, मगर पुराने जमाने में इतने अच्छे शिप नहीं हुआ करते थे। तो ये भी जो सिस्टम था ना मेटालिक मनी वाला, वो भी खत्म हो, वो भी हमें चेंज करना पड़ा, और हम कहाँ पे आ गए, पेपर करेंसी में आ गए। ठीक है, तो मेटालिक मनी की दो परेशानी थी। पहली परेशानी क्या थी, पॉपुलेशन बढ़ना। दूसरी परेशानी क्या थी, इसको इससे ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो बता देना, और कोई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, क्योंकि जो क्लास होनी चाहिए ना वो दो तरफा होनी चाहिए। अगर आपको समझ में ना आए और मैं बोलता रहूं तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना। खे- ठीक है। सर, हाँ ये जो मेटेलिक मनी आपने बताया, तो इसके अंदर सर कोई भी मेटल हो सकता है ना वो, मतलब सोना चांदी के अलावा भी कोई? हाँ हाँ, सोना चांदी कॉपर भी यूज करा है कुछ लोगों ने। ब्रॉन्ज वगैरह भी ना सर? हाँ, ब्रॉन्ज वगैरह भी यूज करा, मतलब कोई भी मेटल यूज कर सकते हो। सोना चांदी तो मैंने इसलिए बोल दिया कि बहुत फेमस है। तो देखो जरा, जो मैंने भी बताया आपको, मैंने बताया। अब अगला आता है पेपर मनी, पेपर करेंसी आता है। ठीक है, देखो ये जो बार्टर सिस्टम है ये आप लोग को कभी कहीं नहीं पढ़ना, बस जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। कॉमोडिटी मनी आप कहीं नहीं पढ़ोगे। अगर आप जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो एंशियंट हिस्ट्री में शुरू शुरू में आप लोग कुछ पढ़ लो कॉमोडिटी मनी, तो उससे तो नहीं पढ़ना आपको। मेटालिक मनी आप लोग जब मेडिवल पढ़ोगे तो मुगल वुगल में पढ़ोगे, मौर्य में पढ़ोगे, कौन से सिक्के, कौन कौन सा सिक्का यूज करता था, गुप्ता क्या कौन से सिक्के यूज करते थे, या फिर मौर्य कौन सा सिक्का यूज करते थे, कुशाणास कौन सा सिक्का यूज करते थे, ये सब पढ़ोगे आप इसको। ये सब तीनों चीजें हमें कहीं नहीं पढ़नी है। कहाँ पे? यू इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पेपर करेंसी पढ़नी है, और एक क्रिप्टो करेंसी पढ़नी है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हम लोग कौन सी करेंसी यूज करते हैं, मतलब लीगली कौन सी करेंसी यूज कर रहे हैं, पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं। और फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे, डिजिटल, मतलब आरबीआई ने डिजिटल करेंसी करने की कोशिश कर दी है, और आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना ही होगा। ठीक है, यस सर। आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी यूज, मतलब रुपीस की डिजिटल करेंसी निकाली, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है,
तो सर इस हाँ ये बोलिए। सर ये डिजिटल मनी वाला जो है, तो हाँ इसमें हाँ हाँ। सर क्रिप्टो करेंसी ही है ओनली, या जैसे एनएफटी वगैरह करते हैं हम लोग, तो वो भी जी जी इंक्लूडेड जी, होगा? एनएफटी भी आता है, एनएफटी भी आपने सही बोला है, जो डिजिटल करेंसी है उसमें एनएफटी भी आता है। पर एनएफटी, हाँ आप सही बोल रहे हो, एनएफटी आता है, पर एनएफटी मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि एनएफटी का एकदम से क्रेज आया था, फिर वो चला गया क्रेज, तो इसलिए मैंने एनएफटी नहीं बोला। ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आता है, और हाँ मतलब एनएफटी भी आता है, और जो भी डिजिटल करेंसी वो सब आती है इसमें। ठीक है, गुड। ओके सर। और कोई बच्चा? इशिता, सॉरी इशिता नहीं, प्रिया यस सर, और आगे समझ। प्रीति आ रहा है, यशु आ रहा है, छोटू यस सर, क्लियर। क्लियर। देखो अब दूसरी चीज सुन लो, है ना। जैसे कार होती है ना, कार का अलग अलग यूज होता है। कार में लोग बैठ के गाना भी गा रहे हैं आजकल, है ना। कार में क्या हो रहा है, कार चलाने में भी काम आती है, ट्रैवल करने में काम आती है। एक हिंदुस्तानी भाव है, कार में बैठ के दूसरे को गरियाते भी हैं, है ना। वैसी जो वैसे ही जो ये होता है ना अपना मनी, मनी के भी अलग अलग फंक्शन है। प्राइमरी मनी के भी अलग अलग यूज है, प्राइमरी यूज, सेकेंडरी यूज और टर्शरी यूज, ये तीन यूज है मनी का। बहुत बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का माप करना। ठीक है, आप बोलते हो तू 2 रुपए का इंसान है, तू 4 रुपए का इंसान है, तू 6 रुपए का इंसान है। ये कप का, ये चाय का कप कितने रुपए का आता है? 7 रुपए का आता है। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं? 2 रुपए का इंसान, 4 रुपए का, हम क्या कर रहे हैं? उस इंसान की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मनी से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का वैल्यू, किसी भी चीज का माप, सॉरी सॉरी मूल्य निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, और पहला समझ में आ गया। दूसरा ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंपल है, विनिमय का माध्यम। जूते लो पैसे दो, है ना, जो भी चीज चाहिए पैसे दो, आपको काम हो जाता है। सेकेंडरी फंक्शन है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपके एनसीईआरटी में दिया है इसलिए याद कर लो, फायदे में रहोगे। अब ये सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन ये है, मनी क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कोई सोल्जर है, सोल्जर ने क्या करा? बैंक में पैसे डाल दिए, तो जो वैल्यू है, जो मनी है, वो क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब वो सोल्जर अपने मतलब जहाँ पे भी वो है, वहां से घर पे अपना पैसा सेंड करेगा, तो मनी का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। जो वैल्यू थी, जो 100 रुपए था या फिर 10,000 रुपए थे, वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहे हैं अब। दूसरा यूज। तीसरा यूज है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट को हिंदी में बोलते हैं अस्थगित भुगतान। अभी अस्थगित भुगतान करके भी समझ में नहीं आएगा क्या होता है। ये होता है ईएमआई पेमेंट। ईएमआई पेमेंट मतलब, जैसे अगर आपने कोई महंगी चीज ली, सपोज सपोज आईफोन लिया या फिर कोई महंगी कार ले ली, तो अपन क्या करते हैं? उसको धीरे धीरे करके मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ना, उसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, अस्थगित भुगतान। ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है डेफर्ड पेमेंट के बारे में? ठीक है। सर ये स्टोर ऑफ वैल्यू समझ नहीं आया सर, एक बार। स्टोर ऑफ वैल्यू, देखो अभी मैंने बताया ना, ये मनी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो मनी अपने आप में क्या है? वैल्यू है ना। तो जब हम अगर कोई इंसान ने पैसे कमाए और वो बैंक में पैसा डाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अगर सपोज टमाटर होगा, टमाटर अगर कोई, अगर अपन को कमाने में पैसे ना मिलके अपन को क्या मिले? टमाटर मिले, तो अगर हम टमाटर को स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं टमाटर को, मगर टमाटर खराब हो जाएगा। पर मनी टमाटर के जैसा खराब नहीं होता। मनी क्या रहेगा? हम स्टोर करके रख सकते हैं, 2 साल 4 साल, मतलब डिमोनेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक हम पैसे को रख सकते हैं बचा के, है ना। ये है वो स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब आप मनी को स्टोर कर सकते हो, मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। अब वो जो टमाटर था, अब हम टमाटर को अगर ट्रांसफर करेंगे, या फिर जो गोल्ड था, गोल्ड के सिक्के थे, उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे, तो उसे ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो परेशानी थी ना मेटालिक मनी में, कि इसको ट्रांसफर करना मुश्किल था। मगर मनी के साथ ऐसा नहीं है, मनी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक ओके है सर। अहमद, नहीं आया कि नहीं आया? थोड़ा डाउट है? आगे सर। नहीं नहीं, आगे सर। सर इसमें डिजिटल मनी भी इंक्लूडेड होगा सर इसमें, जो? बिल्कुल बिल्कुल, इस सब में डिजिटल मनी इंक्लूडेड होगा, मगर मतलब जब आपकी एनसीईआरटी लिखी थी तब डिजिटल मनी भले ही नहीं आया हो, पर हाँ अपन बोल सकते हैं डिजिटल मनी। ओके सर। ठीक है।
अब मनी का थर्ड जो फंक्शन है वो है कंटिंजेंट, मतलब कंटिंजेंट मतलब इन दोनों इन दोनों की वजह से एक तीसरा फंक्शन निकलता है। तीसरा फंक्शन ये है इसका, ये मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा। देखो, कंटीजेंट में दो फंक्शन लिखे हैं। पहला फंक्शन है ये क्रेडिट सिस्टम, मतलब कर्ज बाजार, और वित्तीय बाजार का मूल आधार स्तंभ है पैसा, मतलब बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जो कर्ज बाजार है मतलब क्रेडिट सिस्टम, और जो वित्तीय बाजार है मतलब फाइनेंशियल मार्केट, उसका उसका जो बेसिक एंटिटी है ना वो है पैसा। अब देखो क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है और विद एग्जांपल लिखा है, शायद पहला ही चैप्टर होगा, वहां पे दिया है सब, ये सब बातें वहीं पे दी हुई है, ठीक है। जैसे रतन टाटा सर है ना, रतन टाटा है और ये मैं हूं, और ये है बैंक, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टाटा कंपनी में काम करता हूँ। मेरे को रतन टाटा क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। सपोज 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं मुझे वो, और मैंने क्या करा, उसको बैंक में जमा कर दिया, 10,000 रुपये मैंने बैंक में जमा कर दिया। और फिर रतन टाटा सर क्या लेंगे, यहाँ से लोन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो इकोनॉमी हो रही है ना, ये देखो सर्कुलर इकोनॉमी हो रही है। कौन सी इकोनॉमी हो रही है ये, सर्कुलर। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी। जो पैसा मतलब मुझे वो दे रहे हैं, फिर मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, बैंक वाला उसे क्या ले रहा है, लोन में ले रहा है। इस इकोनॉमी क्या कह दिया, सर्कुलर इकोनॉमी। और इसी को क्या बोलते हैं, देखो क्रेडिट सिस्टम, मतलब कर्ज का बाजार। उन्होंने क्या ले लिया, रतन टाटा सर ने यहाँ से क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। अब जब उन्होंने लोन लिया, उससे क्या करा, उन्होंने बिजनेस खड़ा करा, और बिजनेस से क्या करा, उन्होंने पैसे कमाए। जब उन्होंने पैसे कमाए तो उन्होंने बैंक वाले को क्या वापस करा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ब्याज वाले बैंक वाले ने फिर क्या करा, मुझे इंटरेस्ट वापस करा। बैंक देता है ना डिपॉजिट करने में पैसा, तो मुझे इंटरेस्ट। तो ये क्या, ये जो सिस्टम हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट सिस्टम, मतलब कर्ज का व्यापार, ठीक है, कर्ज बाजार। और दूसरा देख लो अब, वित्तीय बाजार। वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में बैंक नहीं रहता। फाइनेंशियल मार्केट में क्या आ जाता है, शेयर मार्केट आ जाता है। शेयर मार्केट माने क्या होता है, शेयर मार्केट एक इंस्टीट्यूशन है। शेयर मार्केट ना बोल के मैं बोलता हूँ, एक दो दो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, एक एनएससी है और एक है बीएससी। बीएससी माने होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जैसे आरबीआई है ना, आरबीआई जैसे एसबीआई है, वैसे ये है, ठीक है। बहुत गंदा तरीके से बता रहा हूँ, पर ऐसे ही होते हैं, हल्के हल्के यही होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी रतन टाटा सर को पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, बैंक से क्या ले लिया, उन्होंने लोन ले लिया, ठीक है। अगर फिर से उन्हें पैसे, अगर उन्हें लोन से भी उनका पेट नहीं भरा, मतलब अगर लोन लेके भी उनका काम नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, वो मार्केट में शेयर्स लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे वो, शेयर लॉन्च करेंगे। जब वो शेयर लॉन्च करेंगे तो कहाँ लॉन्च करेंगे वो शेयर, यहाँ पे, ये जो दुकान है ना, ये एनएससी बीएससी, यहाँ पे अपने शेयर लॉन्च कर देंगे कि हमारे शेयर का दाम, एक शेयर का दाम 1,000 रुपए है। तो लोग क्या करेंगे, उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं क्या करूंगा, वो शेयर खरीदूंगा। तो मैं खरीदूंगा उस शेयर को, तो मतलब मैंने 1,000 रुपए का एक शेयर ले लिया उनका, ठीक है। तो मैंने उनसे पैसे ले लिए और ये पैसे उनके पास चले गए, ठीक है। अब उनके पास मेरे पैसे आ गए 1,000 रुपये, क्योंकि मैंने उनका शेयर खरीदा था, और वो ये मार्केट ने उनको यहाँ पे दे दिया पैसे 1,000 रुपये। अब वो 1,000 रुपये से कुछ काम करेंगे, धंधा करेंगे, फिर वो कमाएंगे पैसा। अब जब वो पैसे कमाएंगे तो मुझे बैंक के टाइम पे वो क्या दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे। और अब यहाँ मुझे क्या देंगे वो, डिविडेंड, ठीक है। देखो चीजें दोनों ही है, इंटरेस्ट मतलब दोनों में ही क्या कर रहे हैं वो, मतलब
कर्जा लिया उन्होंने, दोनों में ही कर्जा लिया उन्होंने। यहाँ पे जो कर्जा लिया उसे लोन बोल दिया, और यहाँ पे एक शेयर शेयर के माध्यम से उन्हें कर्जा लिया, पैसे लिए। और जब वो पैसे चुका रहे हैं वापस, पैसा पूरा पूरा नहीं चुका रहे, पैसे का जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं चुका रहे, पैसे का इंटरेस्ट चुका रहे, मतलब ब्याज चुका रहे हैं। तो जब वो ब्याज चुका रहे तो उसे उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट बोला, और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, डिविडेंड। ठीक है। अब डिविडेंड पहले एनएससी के पास जाएगा, और फिर एनएससी बीएससी वाले क्या करेंगे, मुझे सेंड कर देंगे। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल मार्केट। अगर समझ में नहीं आया है तो बताओ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे तो हमारा कुछ 5-6 क्लासेस इसी चीज की है, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। अपन सब एक एक करके बात करेंगे, शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये सब अपन अच्छे तरीके से बात करेंगे। एक्सक्यूज मी मगर सर। अगर, हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे बैंक अपन को इंटरेस्ट दे रहा है पर शेयर मार्केट डिविडेंड दे रहा है, तो जो डिविडेंड है वो जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है ना जो अपन को अपने शेयर प्राइस पे मिला है, हम्म। तो सर जैसे अगर बिल्कुल वो हाँ। शेयर का प्राइस नेगेटिव अमाउंट में है तो फिर तब भी वो डिविडेंड ही कहलाएगा। नहीं नहीं नहीं, शेयर का प्राइस अगर नेगेटिव, अगर वो शेयर का दाम नीचे गिर गए तो वो पैसे मिलेंगे क्यों आपको, है ना। सर जैसे अपने मतलब पास ऑप्शन रहता है ना रीसेल करने का उसे। रीसेल करने का ऑप्शन रहता है, पर अगर आप रीसेल करोगे तो नुकसान में ही रहोगे ना आप, वो तो सेलिंग हो जाएगी ना। जैसे अगर आपने मतलब, एक मिनट ना, अगर आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे, अगर वो शेयर हो गए 1000, मतलब 1100 के शेयर हो गए, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब वो शेयर कितने ऊपर चले गए, 100 रुपए ऊपर चले गए। पर अगर शेयर के दाम कितने हो गए, 900 हो गए, तो उसके दाम घट गए ना। तो इसमें प्रॉफिट कहाँ हो रहा है आपको। तो जो रतन टाटा है उन्होंने 100 रुपए कमाए आपके शेयर से, है ना। तो उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे वो, मतलब उन्होंने 1000 रुपए लगाए थे, आपके 1000 रुपए लिए थे, उससे उन्होंने कुछ कमाया, तो आपके शेयर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। शेयर की वैल्यू जब बढ़ी, तो उसमें से मतलब 100 रुपए आपको हिस्सा दे रहे हैं वो, आपके प्रॉफिट का। अगर 900 हो जाएगी, मतलब अगर ये 1000 रुपए का नुकसान हो गया, और वो प्राइस क्या हो गया, 900 हो गया, तो उसमें से वो क्या दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं दे रहे। नहीं यस समझ सर। में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। यस तो सर आ वो, गया। हाँ, तो वो डिविडेंड दे ही नहीं रहे, मतलब यहाँ पे 100 रुपए डिविडेंड हो जाएगा, जो 100 रुपए आपको मिल रहे हैं ना, वो डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ पे तो 100 रुपए का नुकसान हो गया ना, तो आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो इसकी कोई संज्ञा, मतलब कोई नाम ही नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। आप लोग शेयर मार्केट में पैसे वैसे लगाते हो कि नहीं लगाते हो, आजकल तो बहुत क्रेज चल रहा है शेयर मार्केट का। अच्छा बच्चों, जो बाकी बच्चे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद आपको आ रहा है, और अहमद आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत। जी जी सर, आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है सर। ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी, मतलब अभी है, बहुत सारा है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। बस ये समझाना था मुझे, वो सर्कुलर इकोनॉमी समझाना था, वो समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। दूसरा ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर मतलब उत्पादन के कारकों को जुटाने में मदद करता है, मतलब एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल को एक साथ। देखो, कोई भी चीज आप बना रहे हो ना, तो उसमें क्या लगता है, पैसा लगता है बनाने में। कोई भी चीज आप बना रहे हो उसमें 3 चीजें लगती हैं, मतलब 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है, उसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग अगर कोई भी इकोनॉमिक्स की अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, और बेसिक किताब पढ़ रहे हो, 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी, या फिर 11th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बार बार आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिनसे, वो चीजें जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं कारक, और उत्पादन को बोलते हैं उत्पाद, मतलब प्रोडक्शन को बोलते हैं उत्पादन। तो उत्पादन कारक तो 3 है उत्पादन कारक, लैंड है, जमीन है, लेबर है, और कैपिटल है। ठीक है। मतलब इन ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है, कोई भी चीज बनाती है। जैसे अगर बिल्डिंग बनाना है तो ये 3 चीजें लगेंगी। ठीक है। अगर सपोज हम पैसा यूज नहीं करते, मतलब अगर हम रुपीज या फिर कोई पेपर करेंसी यूज नहीं करते होते अभी, और हम क्या यूज करते हैं, टमाटर यूज करते हैं एज अ एक्सचेंज ऑफ मनी, तो क्या हम इन तीनों चीजों को एक साथ ला पाते हैं एक जगह पे, ताकि ये हमारी जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो पाए। क्या हम ये जमीन, लेबर और कैपिटल ला पाते, बहुत मुश्किल हो जाता लाना है इसको, क्योंकि जमीन लाने के लिए पैसा लगेगा, लेबर में
कम से कम 100 लेबर लगेंगी, और 100 लेबर को क्या सब क्या आपके टमाटर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, किसी को रुपए देना पड़ेगा, सबको रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि सब रुपए से कुछ ना कुछ सामान खरीद पाएंगे। मगर टमाटर दोगे तो बोलेगा मेरे को टमाटर नहीं चाहिए, मुझे आलू चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सेब चाहिए। टमाटर तो मेरे पास पहले से ही है। तो ऐसी बातें करेंगे लोग। और ये है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पैसा होता है कैपिटल। और जो बहुत सारा पैसा होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। और बैंक वाले भी जब कैपिटल तब देंगे जब आपके पास पैसा होगा, तब वो कैपिटल देंगे आपको। तो जो मनी है, मनी से हमें, मनी हेल्प करता है हमें अरेंज करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह लाने में हमें हेल्प करता है मनी। ठीक है कि समझे कि नहीं? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है क्रिएशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। पैसे को जो देखो ये है नेशनल इनकम आपकी, नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम मतलब देश की जो इनकम है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। अब देखो जो बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं? 30% टैक्स दे रहे हैं। जैसे हो गए रतन टाटा सर हो गए, अदानी हो गए, अंबानी हो गए, ये लोग 30% टैक्स दे रहे हैं। और फिर ये सब मिलके जो भी टैक्स दे रहा है सब मिलके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम का क्या होता है? क्या बोल रहा हूँ मैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण। राष्ट्रीय आय का क्या बोल रहा हूँ? वितरण। तो जो नेशनल इनकम होती है उसको क्या करती है? गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करती है? गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करती है बाय द मीडियम ऑफ, जैसे आप लोगों ने बीपीएल कार्ड देखा होगा। गवर्नमेंट क्या होती है? बीपीएल कार्ड में फ्री में खाना देती है, फ्री में राशन देती है गरीबों को। या फिर जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जहाँ पे हर 3 महीने में 6,000 रुपए दे रही है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय का पुनः वितरण। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो मैंने बताया नहीं फिर आपको, ये राष्ट्रीय आय का पुनः वितरण, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आप मतलब चिपका सकते हो बहुत जगह पे, कि जो सोशलिस्ट है हमारी कंट्री और मतलब डेमोक्रेटिक है, ये सब पॉइंट हम इससे, ये चीज जो है ना अपने रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये पॉइंट उस बात को मतलब सपोर्ट करती है। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? ये लड़कियां नहीं बोलती हैं हमारी। प्रिया, दुर्गा, यस सर, आ रहा है यशु, सर। यस सर। प्रीति, खुशबू, यस सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस कहानी चल रही है, बताओ। आ रहा है। आ रहा है सर, ठीक है। मतलब सही में आ रहा है कि टाइम पास चल रहा है? बता दो, नहीं तो मैं और थोड़ा जोर लगाऊं पढ़ा बताने में। नहीं खुशबू, सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? आ रहा है सर ठीक समझ में सर। ठीक ठीक यस ठीक। सर। चलो इसको इधर ले आते हैं, उधर चला गया। इसको 1 मिनट रुकना है ना? वो ऐसे ही होगा, वो धीरे धीरे जाके होगा वो। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया कि जो हमारा मनी है वो कितना चेंज हुआ है विथ टाइम, ठीक है? और फिर हमने देख लिया उसकी यूज। ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में लिखी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, पर चीजें आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है? अब जो बता रहा हूँ ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और अब आएगा, फ्यूचर में भी आ सकता है। देखो आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि ये जो बिटकॉइन है ये लीगल करेंसी नहीं है ना? आप लोग सुनते होंगे ये जो रुपी है ये लीगल करेंसी है। कभी सुना होगा ये जो कॉइन है ये लीगल कॉइन नहीं है। मतलब जो 10 रुपए का जो सिक्का होता है वो मतलब देश के कुछ हिस्सों में लीगल नहीं मानते, कहीं कहीं लीगल मानते हैं।
मतलब ये सब न्यूज़ आजकल चलती रहती है, बिटकॉइन लीगल नहीं है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लीगल है क्या? व्हाट इज़ लीगल मनी? है ना? तो सबसे बड़ा सवाल है कि लीगल मनी होता क्या है? और बिटकॉइन लीगल नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी चीज़ लीगल कैसे होती है? और बिटकॉइन लीगल नहीं है तो क्यों लीगल नहीं है? मेरा सवाल ये है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ लीगल होने के लिए है ना, कोई भी मनी को लीगल होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सर हाँ, बोलिए। अहमद आवाज़ आ सर रही है? मतलब जी सर। हाँ, सर कोई बोलिए। कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब रेगुलेट करती होगी उसको, इसलिए बिटकॉइन को? लीगल नहीं है सर। जी सर, मतलब टीम है हमारी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर इसको थोड़ा टेक्निकल उसमें बोलना पड़ेगा, मतलब जो मतलब मैं रट के आया हूँ ना, जो मतलब बनाया हुआ है, उस तरीके से बोलना पड़ेगा आपको। देखो, कोई भी चीज़ लीगल मनी तब होता है जब वो फाइट मनी होता है और वो पूरी कंट्री में क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है? अब ये फाइट मनी को हिंदी में फाइट मनी बोलते हैं, ठीक है? कोई भी मनी, बस सुनते जाना, थोड़ा सुन लेना, ठीक है? घबराना मत। कोई भी मनी लीगल मनी तब कहलाता है जब वो पूरे कंट्री में क्या होता है, जब वो फाइट मनी होता है और वो पूरी कंट्री में क्या होता है, वैलिड होता है। लीगली वैलिड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में क्या हो, वो वैलिड हो। जैसे 100 रुपए का नोट पूरा कंट्री में वैलिड है। एग्जाम्पल, फाइट मनी मतलब समझ लो, कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर कब बनता है? ठीक है? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले चीज तो होना चाहिए, वो इंसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो ह्यूमन होना चाहिए। और वो ह्यूमन क्या होना चाहिए, पूरे कंट्री में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब पूरा जो देश है ना, उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे कि भाई ये बन सकता है, मतलब इलेक्शन हो और वो जीत जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। कोई भी इंसान को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो ह्यूमन को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो उसको पूरी कंट्री में क्या होना पड़ेगा, एक्सेप्ट होना पड़ेगा। ठीक है? और किसी भी अगर किसी को भी अगर इंसान बनाना, तो इंसान बनने के लिए 2 क्वालिटी होनी चाहिए। 2 कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? पहली क्वालिटी ये होना चाहिए, मतलब चलो यार एग्जांपल छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? अगर विराट कोहली को अगर प्रेसिडेंट बनना है, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके पास? 2 क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? अ, बताओ। लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, मतलब लोकसभा का मेंबर होने के लिए सुटेबल एज वो होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वैसे अगर आपको लीगल लीगल मनी बनना है, किसी को भी अगर किसी मनी को अगर आपको लीगल बोलना है, तो उसके पास 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो फाइट मनी हो, और दूसरा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो पूरे कंट्री में क्या हो, वैलिड हो पूरे कंट्री में। अब सवाल ये उठता है कि ये फाइट मनी होता क्या है सर? वो तो हम समझ गए कि लीगल बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, फाइट मनी होना चाहिए और लीगल टेंडर होना चाहिए। पर ये फाइट मनी होता क्या है? फाइट मनी होता है, ये देखो, फाइट मनी वो मनी होता है जिससे हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। पहली चीज, अगर किसी करेंसी से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं, प्लस, और वो करेंसी मतलब इशू कराई जाती है बाय द हेल्प ऑफ क्वीन, मतलब किसी रानी, गवर्नमेंट मतलब सरकार, या फिर किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा। इन तीनों में से अगर किसी के द्वारा अगर वो करेंसी मतलब इशू मतलब लॉन्च कराई जा रही है, तो उस करेंसी को हम क्या बोलेंगे, फायट करेंसी बोलेंगे। और वो अगर फायट करेंसी पूरे कंट्री में वैलिड है, तो उस करेंसी को हम क्या बोल देंगे, हम लीगल करेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया ये बात? एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद रोना। जैसे रुपी है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रुपए। ठीक है? अब रुपए क्या है, क्या रुपए से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं? ये एक चाय का कप है, कितने रुपए का है, 7 रुपए का। तो हम ये चाय का कप खरीद सकते हैं। इस चाय के कप की वैल्यू क्या है, 7 रुपए। तो रुपीज से हम इस चाय के कप की वैल्यू पता कर सकते हैं। 2 चाय के कप की वैल्यू क्या है, ये भी हम रुपए से निकाल सकते हैं। अगर एक चाय के कप की वैल्यू 7 रुपए, तो 2 चाय के कप की वैल्यू कितनी होगी, 14 रुपए। तो रुपीज से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू पता कर सकते हैं। याद करो, अभी अपन ने देखो,
मनी से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का माप कर सकते हैं। ये वही बात लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर उस करेंसी से, उस मनी से अगर हम किसी भी चीज का वैल्यू पता कर सकते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर टिक लगा लेंगे। क्या रुपीज किसी के द्वारा इशू करा जाता है, किसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा जाता है क्या, या फिर किसी क्वीन के द्वारा या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू करा जाता है क्या? बताओ, क्या जो रुपीज है किसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा जाता है कि नहीं करा जाता है? करा जाता है, आरबीआई के द्वारा इशू करा जाता है। तो यहाँ पे भी वो टिक हो जाएगा, ठीक है। जब जो रुपी है, ये दो चीजें, दो जो कंडीशन है, जब ये फॉलो करता है तो रुपी क्या हो जाएगा, वो फाइट मनी हो जाएगा। तो रुपी क्या है, फाइट मनी है। अब रुपी फाइट मनी क्यों है, क्योंकि वो दो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन क्या आती है, वो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब उससे हम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी मूल्य का माप निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन की हम, मतलब जो रुपी है वो लॉन्च करा जाता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, इश्यू के द्वारा। ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए रुपी क्या हो जाएगा, फाइट मनी। कोई प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है तो बताओ। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा वो ले लो, मतलब थोड़ा सुन लो, बता दो किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। यशु कोई परेशानी? प्रिया, प्रीति? नो सर। पक्का? सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा रहा हूँ, रुको। देखो, लीगल मनी होने के लिए मनी को दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि वो फाइट में नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि वो पूरे कंट्री में क्या होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। पूरी कंट्री में वैलिड मतलब पूरा कंट्री उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर ये फाइट करेंसी क्या होती है? फाइट करेंसी होने के लिए भी किसी भी चीज को दो, मतलब करेंसी को दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, मतलब दो कंडीशन माननी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि उससे हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, हम किसी भी चीज की क्या पता कर सकते हैं, वैल्यू। देखो यहाँ पे जो लिखा था ना, किसी भी चीज का मूल्य का माप पता कर सकते हैं, ठीक है। पहली 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 जो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इशू मतलब लॉन्च करी जा रही हो, मतलब जो रुपीज है, हमारा जो रुपीज करेंसी है, वो किसके द्वारा इशू करा जाता है, आरबीआई के द्वारा। अगर कोई किसी देश की सेंट्रल बैंक, मतलब जैसे आरबीआई, या फिर किसी देश की गवर्नमेंट, या किसी देश की क्वीन, मतलब जो इंग्लैंड में है, अगर मतलब इनमें से कोई अगर उस करेंसी को लॉन्च करता है तो वो क्या कहलाएगी, फाइट करेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी टिक हो जाएगा, यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। तो अगर वो करेंसी किसी चीज की वैल्यू पता करने में हेल्प करती है, या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो वो करेंसी क्या हो जाएगी, फाइट करेंसी हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगी तो। और अगर ये फाइट करेंसी अगर पूरे कंट्री में वैलिड है तो वो क्या बन जाएगी, वो लीगल करेंसी बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखो, डॉलर है, ठीक है। डॉलर से भी हम चाय खरीद सकते हैं, है ना। डॉलर से भी हम 2 कप चाय खरीद सकते हैं, 3 कप चाय खरीद सकते हैं। तो डॉलर क्या हो जाएगा, यहाँ टिक हो जाएगा। क्या डॉलर इशू करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ टिक हो जाएगा। तो डॉलर क्या फाइट करेंसी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि डॉलर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है। फाइट करेंसी कौन सी होती है, जो ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है, वो क्या होती है, फाइट करेंसी हो जाती है। क्या डॉलर लीगल करेंसी है? अहमद बताओ, क्या डॉलर लीगल करेंसी है? Yes, sir. क्या डॉलर लीगल करेंसी है, हाँ और ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नहीं है, क्योंकि डॉलर डॉलर क्या है, लीगली वैलिड नहीं है इंडिया में। हमारे देश में क्या डॉलर पूरी कंट्री में एक्सेप्ट करा जाता है क्या? क्या मतलब फुल्की वाले भैया को आप डॉलर में दे दो तो वो ले लेंगे क्या? ले भी सकते हैं, मगर वो No. बोल देंगे कि, है ना, मना भी कर सकते हैं। तो अगर वो मना कर देंगे तो उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी सजा नहीं होगी। तो हमारी कंट्री में डॉलर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमारी कंट्री में डॉलर लीगल करेंसी नहीं है, ठीक है। मगर डॉलर क्या है, फाइट करेंसी है। अगला एक और एग्जांपल है, वो देख लो बस, है ना।
बिटकॉइन है। क्या बिटकॉइन से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं क्या? बिटकॉइन से हम कार खरीद सकते हैं, मतलब कोई भी सामान खरीद सकते हैं बिटकॉइन से, ठीक है हम। तो बिटकॉइन से हम खरीद सकते हैं। क्या अगला पॉइंट है, क्या बिटकॉइन किसी सरकार के द्वारा लॉन्च करा जाता है क्या? क्या बिटकॉइन के नो सेंट्रल सर। बैंक के द्वारा लॉन्च करा जा सकता है क्या? नो सर। इसने बोला नो, उम्मीद है शायद। यस सर सर। मैंने भी बोला था सर। ठीक है, तो क्या बताओ, यहाँ पे मैं राइट करूं कि क्रॉस करूं? रॉन्ग। ठीक है। सर अभी तक तो हाँ नहीं हो रहा सर ऐसे। बिल्कुल। तो अभी तक तो किसी बिटकॉइन जो कॉइन है वो किसी बैंक के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं करा जा रहा। तो बिटकॉइन क्या फाइट मनी हो गया क्या? नो सर। नहीं होगा। ठीक है। अब बिटकॉइन फाइट मनी नहीं है, तो बिटकॉइन अगर पूरी कंट्री में वैलिड भी हो जाए तो वो लीगल टेंडर नहीं नहीं होगा। होगा। तो बिटकॉइन क्या है? लीगल मनी नहीं है। समझ में आ गया? ये पूरे वर्ल्ड में यही रूल चल रहा है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई करेंसी को पहले फाइट करेंसी प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो करेंसी पूरे कंट्री में वैलिड है तभी वो लीगल करेंसी बन पाएगी। समझ में आ रहा है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, सीडीएस जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, शायद यूपीएससी में भी आया था 2014 13 14 में। मैं आपको बता दूंगा कल। ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सर एक सर डाउट था जब सर। डॉलर सर हाँ हाँ बोलिए। सर जब डॉलर की थ्रू आउट ईयर कोई वो नहीं है इसकी लीगल वैलिड, तो सर इसको फिर रुपए से वो क्यों करते हैं कंपेयर कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है? वो बेटा वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में डॉलर की वैल्यू है, मतलब डॉलर फाइट एक्सेप्टेबल है, मगर उन कंट्री में, अमेरिका में होगा जहां पर डॉलर लिया जाता है, मगर हमारे कंट्री में लीगल नहीं है डॉलर। मतलब हमारे कंट्री में जो लीगल करेंसी है वो बस रुपी है, डॉलर नहीं है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉलर वर्ल्ड में है, पर मतलब ओके वर्ल्ड में सर। नहीं, मतलब अमेरिका में हो जहां पे भी है वो अमेरिका में होगा, मगर हमारे कंट्री में नहीं है वो वैलिड। जैसे सर अ, इंडियन इकोनॉमी में नहीं है? हाँ इंडियन इकोनॉमी में नहीं है, सही शब्द ये है, गुड। ठीक है सर। जैसे कोई और एग्जांपल दूं तो मैं आपको, जैसे भाषा, जैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना, फ्रांस भी, फ्रांसिस जो फ्रेंच है वो भी एक लैंग्वेज है, पर वो लैंग्वेज है, पर वो इंडिया की लैंग्वेज नहीं है ना। वैसे ही जो रुपी है वो भी मनी है, वो भी करेंसी है, डॉलर है वो भी करेंसी है, पर डॉलर इंडिया की करेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है? यस कुछ सर। ऐसा है। सर प्रिया नहीं आया तो बोलो, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, ये आ इंपॉर्टेंट गया है। सर, आ गया। आ गया? आ गया प्रीति सर। आ गया? यस सर। दुर्गा यस सर। आ रहा है सर पक्का? डॉलर, सर डॉलर जो है ना वो अमेरिका की फैट मनी है ना, जैसे इंडिया में रुपी है फैट मनी। हाँ जो डॉलर है ना वो अमेरिका की लीगल मनी है। देखो देखो डॉलर क्या है, डॉलर से हम किसी चीज की वैल्यू, अब अमेरिका में आ जाओ, अब समझ लो 2 मिनट के लिए, हम अपन अमेरिका में है। ठीक है। तो अमेरिका में, अब पहला पहला पॉइंट तो ये है कि क्या हम उस चीज से कोई भी, डॉलर से कोई भी सामान खरीद सकते हैं? हाँ। क्या वो किसी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करा गया है? यस, अमेरिका की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करा गया। तो डॉलर क्या हो गया? फाइट मनी हो गया। हाँ। अब आप अमेरिका में हो तो अमेरिका में, पूरे अमेरिका में जो डॉलर है वो क्या वैलिड है? वैलिड मतलब जो अमेरिका में आप डॉलर से कोई भी सामान खरीद सकते हो क्या? यस हाँ। सर। तो लीगल टेंडर हो गया अमेरिका का। मगर अगर आप इंडिया में आ जाओ, क्या इंडिया में आप डॉलर से कोई भी सामान खरीद सकते हो क्या? मतलब नो सर। नहीं खरीद सकते हो आप। ठीक है, तो इंडिया में वो लीगल टेंडर नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बिटकॉइन वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना। बिटकॉइन लीगल टेंडर क्यों नहीं है? क्योंकि बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं करा जाता। ठीक है। इसलिए बिटकॉइन क्या है? फाइट मनी नहीं है। बिटकॉइन क्या नहीं है? फाइट मनी नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन फाइट नहीं है, इसलिए बिटकॉइन लीगल नहीं है। ठीक है। हर करेंसी लीगल पहले फाइट होती है, जब वो फाइट होने के बाद जब वो पूरी कंट्री में वैलिड हो जाती है तो फिर क्या बन जाती है? वो लीगल करेंसी बन जाती है। ठीक है। सर सर क्रिप्टो करेंसी भी फाइट मनी है? जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आता है। अच्छा क्रिप्टो सर। है ना, तो क्रिप्टो करेंसी में देख लिया आपने बिटकॉइन को।
बिटकॉइन, एनएफटी, जैसे अभी बच्चे ने बोला था, अहमद ने बोला था एनएफटी के बारे में, या फिर कोई भी जो कोई भी करेंसी जो डिजिटली आप लोग देख रहे हो आजकल, है ना, तो वो क्या हो गई, पहले तो उससे मेजर कर सकते हैं, हाँ सबसे कर सकते हो आप। अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता, जैसे क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल मैंने मतलब कुछ क्रिप्टो करेंसी करने लगे, पर बिटकॉइन स्पेशली, बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक लॉन्च नहीं करा गया है किसी भी कंट्री में, है ना, तो वो फाइट करेंसी नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो फाइट करेंसी है। किसी को और कोई सवाल पूछना है? गुड, आप लोग की बातें सवाल सुन के अच्छा लगा मुझे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बोलिए बोलिए। सर जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ सिक्के वगैरह होते हैं ना जो कि हालांकि वैलिड हैं, लेकिन कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे 1 का सिक्का हो गया और 10 का सिक्का हो गया, वो कहते हैं कि नहीं ये चलता नहीं अब। तो सर ये वाले जो क्राइटेरिया है कि लीगली वैलिड थ्रू आउट द कंट्री, फॉर एग्जांपल सर 1 रुपए का सिक्का होता है तो गाँव में सर उसको या शहरों में भी सर लेते नहीं है कभी-कभार वो, कि नहीं तो वो तो सर तब भी लीगल टेंडर हुआ ना सर? वो लीगल टेंडर होगा, अगर आप ले जाओ ना, बोलो कि पुलिस वाले को कि ये हमारा जो सिक्का है वो ले नहीं रहा, तो सजा हो सकती है, ठीक है। लीगल टेंडर माने यही होता है ना कि अगर कोई लेने से मना करता है ना उसे, तो सजा होती है। लीगल एक्शन हो सकता है सर उसके ऊपर। हाँ, अगर कोई लीगल चीजें लेने के लिए मना करे तो उसमें लीगल एक्शन हो सकता है। गुड, ठीक है। मगर अगर कोई इंडिया में डॉलर लेने से मना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना कर सकता है। या फिर डॉलर के अलावा भी जो युआन है, येन है, यूरो है। येन शायद कहाँ की करेंसी है? जापानी करेंसी है। यूरो कहाँ की करेंसी है? यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। युआन कहाँ की करेंसी है? कहाँ की युआन? चाइना चाइना। की है शायद, चाइना की है। चाइना की। गुड। अच्छा, एक सवाल और है, चलो मैं सब मेरी बारी अब सवाल पूछने की, ठीक है। क्या चेक या फिर एटीएम कार्ड, क्या ये लीगल करेंसी है? मेरा सवाल, अब आप लोग जवाब दोगे मुझे, ठीक है। सर वो तो मेथड ऑफ पेमेंट है। गुड। क्या है वो? मेथड, मतलब पेमेंट करने का मेथड है। एटीएम कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके बैंक में पैसा ना हो, है ना, जब तक आपके बैंक में रुपीस ना हो, तब तक एटीएम कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो अल्टीमेटली वैल्यू किसकी है? रुपीस की है। चेक की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी जो शेयर बॉन्ड होते हैं ना, देखो, जब सरकार को पैसे लेने होते हैं मार्केट से, तो वो लॉन्च करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये देखो लिखा है ना, जीसैक। जीसैक को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी इंग्लिश से भागना मत, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो इंग्लिश होती है ना, उसका हिंदी निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और निकाल भी लेते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको समझने में, ठीक है। तो ये शब्द मेरे साथ यूज करना शुरू कर दो और आपको फायदा ही होगा। मैं इसको हिंदी में बता दूंगा आप लोग को। तो मैं बता रहा था, गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए होता है जनता से, मार्केट से अगर उसे गवर्नमेंट को पैसा उठाना रहता है, तो वो दो चीजें लॉन्च करती है। पहला लॉन्च करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरी चीज लॉन्च करती है ट्रेजरी बिल। ये दोनों चीज सेम होती है। अगर जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कि आप मुझे अभी 100 रुपए दो, मैं आपको 3 साल बाद या 4 साल बाद 108 रुपए दूंगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, और आप बोलोगे यार ये तो गारंटी है 108 रुपए मिलेंगे 3 साल बाद, इन्वेस्ट कर दो। अब सेम चीज क्या होती है? ट्रेजरी बिल, ये टी बिल होता है। मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये 3 साल का हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मगर जो ट्रेजरी बिल है ना, वो 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की टाइम लिमिट है 1 साल। और जब, ये तो क्या गवर्नमेंट की बात, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को, मतलब किसी कंपनी को, प्राइवेट क्या, किसी कंपनी को अगर पैसे उठाने होते हैं मार्केट से, तो वो लॉन्च करते हैं शेयर और बॉन्ड। शेयर्स लॉन्च करते हैं और बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं। शेयर्स क्या होती है? अब इसमें जाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी, बस इतना जान लो, शेयर्स और बॉन्ड लॉन्च करते हैं, ठीक है। दोनों लगभग एक जैसे ही होता है, मतलब अलग अलग होता है, पर मैं जाऊंगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बस इतना समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शेयर बॉन्ड लिखा था, इसलिए बताने के लिए मैंने समझा दिया। समझ में आ गया? ये हल्का हल्का समझ में आया होगा, यस सर। ठीक है। जी सर। थैंक यू आप लोगों ने हाँ और ये सब बोला।
अच्छा, यहाँ पे गाने वाने का सिस्टम भी होना चाहिए। जब तक मैं ऐसे मिटा रहा हूँ तब तक कुछ ना कोई गाने चलता रहे साइड बाय साइड, है ना? कोई बात नहीं। देखो अब अगली चीज ये है कि देखो अभी तक अपन ने क्या कर लिया, अपन ने देख लिया मनी, हम लोग पेपर करेंसी पे कैसे आ गए। फिर हमने देख लिया कि उसके यूज क्या क्या है। फिर हमने देख लिया लीगल मनी क्या होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, देखो कोई भी चीज लीगल जब होती है ना तो उसके उसके पीछे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं उसके पीछे, कुछ अधिनियम होते हैं उसके पीछे। तो अगर रुपीस को अगर अपने लीगल करा है, रुपी अगर लीगल है तो उसके पीछे कुछ कानून होगा। तो उसके पीछे दो कानून है, एक है कॉइनेज एक्ट, सिक्का अधिनियम। ठीक है, हिंदी में कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट 1906 में बना था, 1906 में बना था, मगर उसका अमेंडमेंट कब हुआ? 2011 में। तो हम क्या बोलेंगे? कॉइनेज एक्ट 2011। ठीक है, इसको भूल जाओ। फिर दूसरा है आरबीआई एक्ट 1934, 1934। ठीक है, हमने देखा मनी, मनी का देखे फिर यूज, मनी को पहले पता करा कि ये लीगल कैसे है, लीगल है तो लीगल क्यों है। फिर हम देख रहे हैं कोई भी चीज लीगल होती है उसके पीछे कानून होते हैं, दो कानून है मनी को लीगल करने के लिए। पहला कानून क्या हो गया? कॉइनेज एक्ट, सिक्का अधिनियम। दूसरा कानून क्या हो गया? आरबीआई एक्ट। ठीक है, नमस्कार मोदी जी। ठीक है, तो ये देखो पहला हुआ गवर्नमेंट कॉइनेज एक्ट, सरकारी सिक्का अधिनियम, और दूसरा ये हो गया आरबीआई एक्ट 1934। अब आप बोलोगे सर ये दो दो कानून क्यों बना दिया? दो दो कानून बताता हूँ क्या होता है। देखो दुनिया में मतलब इंडिया में क्या है, एक सिक्का होता है और एक हम नोट यूज करते हैं। ठीक है, सिक्का बनाने का सारा काम, सिक्का बनाने का सारा काम मतलब 50 पैसे से लेके 1,000 रुपए तक का सिक्का कौन बना सकता है? गवर्नमेंट। 1,000 रुपए के सिक्के, 1,000 रुपए से ऊपर के सिक्के नहीं बनते, नहीं बनेंगे। कानून में लिखा है, देखो ये लिखा है 1,000 रुपए तक के सिक्के बनाने की अनुमति है अंडर द एक्ट ऑफ कॉइनेज एक्ट। ठीक है, 1,000 रुपए से ऊपर का सिक्का नहीं बनेगा। मतलब 1,000 रुपए का सिक्का मतलब 999 रुपए का एक सिक्का बन सकता है, या फिर 800 रुपए का एक सिक्का बन सकता है। तो सबसे छोटा सिक्का कौन सा बन सकता है? 50 पैसे का। सबसे बड़ा सिक्का कौन कौन सा बन सकता है? 1,000 रुपए का सिक्का बन सकता है। ठीक है, हाँ। और 1 रुपए का नोट, ठीक है, 50 पैसे से लेके 1,000 रुपए तक का सिक्का और 1 रुपए का नोट बनाने का, ये दो काम किसको दिए हैं हमने? सरकार को दिए हैं। ठीक है, और 2 रुपए से लेके, 2 रुपए के नोट से लेके 2,000 रुपए तक के नोट बनाने का काम किसको मिला है? आरबीआई को मिला है। ये कौन है? ये साहब, भाई साहब कौन है ये आरबीआई के वो हैं, क्या बोलेंगे इसे? गवर्नर हैं, गवर्नर। आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, जो मैंने भी बताया, पहली चीज मैंने क्या बताई है, 2 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक के जो नोट बनेंगे वो बनाने का, छापने का काम किसको मिला है? आरबीआई को मिला है। और 50 पैसे से लेके 1,000 रुपए तक के सिक्के बनाने का काम किसको मिला है? गवर्नमेंट को मिला है। प्लस, प्लस देखो यहाँ दो लिखा है ना मैंने, 2 रुपए का नोट, तो 1 रुपए का नोट कहाँ गया? 1 रुपए नोट बनाने का काम किसको मिला है? सरकार को मिला है। और सरकार को ये काम मिला है किस कानून के अंतर्गत मिला है? कॉइनेज एक्ट, सरकारी सिक्का अधिनियम 1906। मतलब 1906 बोल लो या फिर 2011 बोल लो, ठीक है, इसको काट भी सकते हो आप। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। ठीक, सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए प्रिया। सर इसमें साइन भी होते होंगे ना, जैसे हाँ, वो 50 पैसे से। 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसमें साइन होते हैं सेक्रेटरी के। 50 रुपए वाले ओके सिक्के में क्या साइन होता है? और सर इनके 2 रुपए से 2,000 तक इनके गवर्नर के होते होंगे। हाँ, उसमें गवर्नर साइन होते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके, थैंक यू। अब इसमें देखो, मैंने ये बोला था अभी आपको कि 50 पैसे से लेके 1,000 रुपए तक का सिक्का,
तो आप अगला सवाल ये होना चाहिए सर, ये 50 पैसे के जो नीचे के सिक्के होंगे, क्या ये सिक्के सर बंद हो गए क्या? तो हाँ, बंद हो गया है। 50 पैसे से नीचे के सिक्के अब वैलिड नहीं है। जैसे 500 रुपए का नोट वैलिड नहीं है ना, जो पुराना 500 का नोट वैलिड नहीं है ना, वैसे 50 रुपए से के नीचे के जो सिक्के हैं वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, ये एक सवाल आया था एक सीडीएस एग्जाम में, सीडीएस का एग्जाम आया था, उसमें ये सवाल आया था। चलो, आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे लोग प्रैंक करते हैं, प्रैंक प्रैंक वीडियोस बनाते हैं। तो ये एक लड़का है, इसने दुकानदार के साथ प्रैंक करा। इस ये लेने गया आईफोन, तो और आईफोन लेने गया तो ये क्या करा, एक बोरी ले गया और एक बोरी में उसने 1 रुपए के सिक्के भरे और ऐसे 80,000 सिक्के लेके गया था और दुकानदार को बोला सर अब मुझे आईफोन लेना है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दुकानदार पैसे लेने से मना कर सकता है क्या? ये सब बोल सकता है कि भैया मुझे नहीं, ये गलत है, ये कानून के विरुद्ध है कि आप मुझे 1 रुपए के 80,000 सिक्के दे दो, अब मैं बैठ के गिनूं? बताओ, कर सकता है क्या? कानून के खिलाफ है क्या ये? सर नहीं लॉजिकली तो सर। करना ही चाहिए। यशु क्या बोल रही हो आप? किसी को बताओ ना यार एक बार कि क्या करना चाहिए दुकानदार को, बेचारे को गर्दन पकड़ी उसने उसकी। देखो, आ, ये कर सकता है लॉजिकली नहीं अहमद, ये मतलब कानूनी रूप से भी कर सकता है ये। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। जो कॉइन्स होते हैं ना, जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, सिक्कों को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते। एक होता है सिक्का, एक होता है नोट। ठीक है, मतलब कर वो होता है नोट होता है। ठीक है, अब नोट को आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, मतलब 1,000 रुपए के आप, मतलब 2,000 रुपए के आप अनलिमिटेड नोट रख सकते हो। मगर आप मतलब अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, मतलब 20 करोड़ रुपए आप ले जाके आप वो रॉयल्स रॉय खरीद सकते हो। मगर आप 20 मतलब 80,000 के सिक्के लेके आईफोन नहीं खरीद सकते हो। क्योंकि जो सिक्का होता है ना, वो लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब सीमित कानूनी निविदा, मतलब उसको लिमिटेड ही यूज कर सकते हैं। मतलब जो 1 रुपए का सिक्का है उसको लिमिटेड अमाउंट में ही यूज कर सकते हैं। और जो रुपीज होते हैं, जो नोट होता है, इस नोट को हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी अमाउंट का आप नोट लेके घूम सकते हो। पहली बात, समझ में आ गया ये? अब मैं बताता हूँ, इसको लिमिटेड मतलब सीमित ही यूज कर सकते हैं। और कितना यूज कर सकते हैं? जो 1 रुपए का सिक्का है ना, उसको हम मतलब मैक्सिमम 1,000 सिक्का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम 1,000 रुपए का सिक्का लेके जाएं सामान खरीदने के लिए, मतलब 1,000 रुपए के 1,000 सिक्के लेके जाएं, तो हम सामान खरीद सकते हैं और दुकान वाला हमें मना नहीं कर सकता है। पर अगर हम 1,000 से ऊपर सिक्के ले जाएं 1 रुपए के, तो दुकानदार मना कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा है 1 रुपए का जो सिक्का अंडर कॉइनेज एक्ट, और ये लिखा है किसके किसके अंतर्गत लिखा है, कॉइनेज एक्ट, मतलब सिक्का कानून के अंदर लिखा है। ठीक है, सिक्का मुद्रा क्या सिक्का अधिनियम के अंदर लिखा है। देखो यहाँ लिखा है 1 रुपए अबव, अप टू 1,000, 1,000 रुपए तक ही यूज कर सकते हो। 1 रुपए को, 1 रुपए के सिक्के को 1,000 रुपए तक ही यूज कर सकते हो। और 50 पैसे के हम मैक्सिमम 20 कॉइन यूज कर सकते हैं एक बार में। इसका मतलब ये है कि 10 रुपए तक बना सकते हैं। 50 पैसे के नीचे के जो सिक्के हैं, बिलो 50 पैसा कॉइन्स आर विड्रॉन, मतलब 50 पैसे के नीचे के जो सिक्के हैं, मतलब 25 पैसा, 10 पैसा, ये क्या हो गए, नॉट अ लीगल टेंडर। ये क्या है, लीगल नहीं है। ये याद रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक नहीं आया यूपीएससी में, सीडीएस में आया हुआ है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है सीडीएस, उसमें आया हुआ है। मगर यूपीएससी में जो यूपीएससी प्रीलिम्स होता है उसमें नहीं आया हुआ है। ठीक है, और जो रुपीस होता है ये क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब बताओ इसको आया है कि नहीं आया समझ में आप लोग को? सर 10 रुपीज का जो सिक्का आता है सर, हम्म तो वो कितना यूज कर सकते हैं सर?
वो नहीं पता मुझे, यहाँ पे लिखा नहीं था, मेरे को इतना ही पता था, मैंने इतना बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका, मगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते होंगे यार, मतलब बस इसको इतना समझ लो कि लिमिटेड कॉइन जो होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, और जो नोट होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। मगर कभी कभी आपने, मतलब आप तो वकील वाले हो, तो मगर आपने देखा होगा कि आप 2 लाख से ऊपर नोट एक साथ लेते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ये न्यूज़ आती रहती है, पर ये न्यूज़, ये मतलब एक कानून है ऐसा, ये फाइनेंस एक्ट है, एक एक्ट है फाइनेंस एक्ट 2017, उसमें ये कानून है कि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए एक साथ लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। पर जो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है कि आप अनलिमिटेड रख सकते हो, तो मैंने ये जानकारी दे दी है, ठीक है। बताओ, नहीं आया बिल्कुल भी। 10 रुपए वाला मैं कल देख के बता दूंगा अहमद आपको। बट सर 10 रुपए का सिक्का हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल भी सिर्फ उसमें नहीं सर, विलेज कोई भी नहीं लेता है, ओनली जयपुर में चलता है। क्या कहाँ चलता है वो? जयपुर। अच्छा, जयपुर में चलता है। हाँ वहाँ पर देते हैं हमें, बट यहाँ पर नहीं लेते हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, कहीं कहीं वो 10 रुपए का सिक्का लेते भी नहीं है, मतलब जी सर। लीगली तो लेना चाहिए, पर ऐसे मना कर देते हैं। समझ में आ गया ये एक इम्पोर्टेंट वो था, मतलब इम्पोर्टेंट चीज थी, तो मैंने बता दिया। तो अगला ये है क्वेश्चन, ये आया था सीडीएस में 2011 में। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया द मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजैक्शन इज 50 पैसा। मिनिमम जो पैसा है वह 50 पैसा ही है, और 50, दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि 50 पैसे से अगर नीचे का जो कॉइन है वो लीगल टेंडर नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा? सर 3। बहुत करेक्ट। सर सेकंड वाला बहुत तो करेक्ट। बहुत करेक्ट। थर्ड वाला सही होगा। पक्का? हम्म। ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ बोल रहा है क्या? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर इनकी पीडीएफ भी दोगे आप? पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, अगर आप बोलो तो। हाँ सर दे यस देना। सर। ठीक है, देखो, पहली चीज तो ये हो गई, पहला अपन ने इसको बस 2 मिनट में रिवाइज करेंगे अपन लोग। तो पहले अपन ने देखा कि बार्टर सिस्टम क्या, मतलब ये सिस्टम, अलग अलग सिस्टम क्या होता है, मनी कैसे, हम जो अब आज हम पेपर मनी यूज कर रहे हैं, वो आज तक पेपर मनी कैसे हुआ। हमने पेपर मनी आगे और भी देखेंगे। अभी अपन ने क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी नहीं देखा, देखेंगे हम। बार्टर सिस्टम के नुकसान देख लिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकता का दोहरा सहयोग होना चाहिए। अगर एक के पास आलू है, दूसरे के पास टमाटर है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की जो चीजें वो उगा रहे हैं और वो पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, तो वो ट्रेड नहीं हो पाएगा। दूसरा, फिर सर्च कॉस्ट लगेगी, ढूंढेगा वो, फिर वो हमारे आवश्यकता का चीज किसके पास मिलेगी। सामान खराब हो जाएगा, स्पेशलाइज नहीं कर पाएगा, 3 4 चीजें उगाएगा, तो वो एक जगह एक चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा। फिर कॉमोडिटी में प्रॉब्लम ये आ गई कि सब लोग पानी में खोजने चले जाएंगे और कोई भी खेती नहीं करेगा। फिर मेटलिंग में परेशानी ये आ गई कि पॉपुलेशन, पहली परेशानी होगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। दूसरा परेशानी होगी इसको इसके साथ ट्रैवल करने में परेशानी होती है, क्योंकि ये भारी होता था। तीसरा फिर आ गया पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में पेपर करेंसी के 3 यूज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब सामान का माध्यम, विनिमय का माध्यम। फिर है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। स्टोरेज वैल्यू मतलब उसको आप बैंक में इकट्ठा करके रख सकते हो, दूसरा है ट्रांसफर कर सकते हो, तीसरा डेफर्ड पेमेंट मतलब थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हो। फिर आ जाएगा ये क्रेडिट सिस्टम, कर्ज बाजार, और दूसरा है बाजार, वित्तीय बाजार। कर्ज बाजार में हमने देखा था सर्कुलर इकोनॉमी, हमने रतन टाटा को देखा था कि हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं, और जो पैसा मिल रहा है बैंक में डाल रहे हैं, बैंक वाला रतन टाटा को लोन दे रहा है, और फिर पूरी चीजें, मतलब जो एक पैसा है वो सर्कुलर घूम रहा है। फिर हमने देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो पैसा होता है, मनी होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीजें एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह पे, जिससे हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम,
जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो वो ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, टैक्स में देंगे। फिर जो पैसा इकट्ठा हुआ नेशनल इनकम में, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबको। फिर हमने ये देखा, फिर हमने देखा कि लीगल मनी क्या होता है, बिटकॉइन लीगल क्यों है और बिटकॉइन इलीगल क्यों है, रुपये लीगल क्यों है और डॉलर डॉलर फाइट क्यों है, लीगल क्यों नहीं है, ये हमने देखा। ये याद रख लेना, फाइट बनी होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए और लीगल बनी होने के लिए भी 2 कंडीशन चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा कोई भी मनी, मतलब जो भी हम करेंसी, सिक्का या फिर जो नोट है यूज कर रहे हैं, वो लीगल है, तो उस लीगल करने के पीछे 2 जो कानून है, कॉइनेज एक्ट और आरबीआई एक्ट 1934, ये हमने देखा, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा कि कौन सिक्के का प्रोडक्शन कौन करता है और नोट का प्रोडक्शन कौन करता है। हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा कि नोट, 1 रुपए का जो नोट है वो आरबीआई प्रोडक्शन, वो सॉरी, गवर्नमेंट बनाती है उसे, और उसमें साइन किसका होता है, सेक्रेटरी का, मतलब वित्तीय सचिव, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्रेटरी का साइन होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ये छपरी यूट्यूबर 1 रुपए का 80,000 रुपए लेके चलेगा, 1-1 रुपए के सिक्के। अब दुकानदार पर प्रेशर आता है कि वो ले कि नहीं ले, अगर वो मना करेगा तो ये पुलिस वालों के पास चलेगा कि हमारा नोट लेने से मना कर दिया। तो इसका फिर सॉल्यूशन ये था कि इसको ले जाना मना था, क्योंकि कॉइन्स क्या होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, मतलब आप कॉइन को लिमिटेड यूज कर सकते हो, और जो नोट होते हैं उसे अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। ये चीज हमने देखी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन देख लिया। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, अपन एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा है तो बताओ। नो सर। नो, ठीक है। नो सर। तो फिर क्लास को बंद करें, किसी कोई सवाल है तो पूछो।